जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम प्रारंभ कर रहे हैं अपने अध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको इराकी फ्रीडम तक पढ़ाया है और एक विषय और भी पढ़ाया था 9/11। अब उसके आगे की मैं आपको कहानी चल रहा हूं सुनाने अमेरिकी वर्चस्व के दौर की। क्या है अमेरिका का वर्चस्व, क्या है वास्तविक रूप में वर्चस्व का क्या अर्थ होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा और वर्चस्व के प्रकार समझाऊंगा। आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी ज्यादा लंबी हो, लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो इसको देखें, पूरी तरीके से देखें, क्योंकि अगर आप ये वाला देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि समाज में किसी भी बड़ी शक्ति का वर्चस्व किस प्रकार से समाज के ऊपर होता है। तो चलिए सबसे पहले तो समझते हैं कि वर्चस्व क्या होता है। मैंने आपको जो पीछे पढ़ाए थे वो सारे उदाहरण समझाए थे कि अमेरिका का वर्चस्व दुनिया पर किस प्रकार से है। वो जो थे वो सारे के सारे एक प्रकार के उदाहरण थे, आपके लिए एग्जाम्पल थे कि अमेरिका दुनिया पर इस प्रकार से उसका प्रभुत्व है और उसके प्रभुत्व को स्थापित करने में उसके नेताओं का, उसकी देश की जनता का क्या योगदान है, ये आपको मैं समझा चुका हूं उदाहरणों के माध्यम से। चैप्टर में हमने 3 उदाहरणों के साथ प्रारंभ किया था, फिर मैंने आपको रियलिस्टिक उदाहरण प्रदान किए। अब मैं चल रहा हूं वो जो शुरू में मैंने आपको 3 उदाहरण दिए थे, उन तीनों उदाहरणों को विस्तार से समझाऊंगा कि वो 3 उदाहरण क्या समझाने का आपको प्रयास कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं आज आपको समझा देता हूं वर्चस्व क्या होता है और क्या इसका अर्थ है, क्या इसका अर्थ है। तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि वर्चस्व क्या होता है। वर्चस्व क्या होता है आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अमेरिका का नाम ही अमेरिका के वर्चस्व को बताने के लिए काफी है। अमेरिका का नाम ही अमेरिका के वर्चस्व को बताने के लिए काफी है। उसका नाम ये बताता है कि वो एक वर्चस्वशाली राष्ट्र है, एक वर्चस्वशाली राष्ट्र है जो दो महाद्वीपों का नाम है, उस नाम से जाना कौन जाता है, एक देश, एक देश। तो चलिए आपको समझा देता हूं वर्चस्व क्या होता है। राजनीति एक ऐसी कहानी है, राजनीति एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। और ये बात भी बहुत सही कही है, राजनीति सच में एक ऐसी ही कहानी है जो किसके इर्द गिर्द घूमती है, शक्ति के इर्द गिर्द। इसको शक्ति ही चाहिए, इसके अलावा इसको कुछ नहीं चाहिए। जिसके पास शक्ति है उसी के पास पूरी दुनिया है। सौर मंडल में भी, आपके सौर मंडल में भी, सोलर सिस्टम में भी सारे ग्रह किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, सूरज के इर्द गिर्द। क्यों? क्योंकि सूरज के पास क्या है, सूरज के पास शक्ति है। तो इन जीवन में भी, हमारे घर में भी हम उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं जिसके पास आर्थिक ताकत होती है, जिसके पास सैनिक ताकत होती है, जिसके पास बौद्धिक ताकत होती है। तो इसी प्रकार से विश्व जगत में भी दुनिया उसी को फॉलो करती है जिसके पास ताकत है, जिसके पास ताकत है। समझ में आई बात कि ताकत का संबंध है राजनीति से। राजनीति में जिसके पास ताकत होगी उसी के पास सारे के सारे अधिकार होंगे। अब बताओ भाई, केंद्र सरकार में ताकत किसके पास है, नरेंद्र मोदी जी के पास है। तो पूरी का पूरा मंत्रिमंडल, पूरा का पूरा देश उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। उनको छोटी सी समस्या या वो कुछ भी छोटा सा काम करते हैं उसका पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है। वो अगर एक दिन के लिए बीमार पड़ेंगे तब भी उनका बीमार पड़ना भी क्या बन जाएगा, समाचार बन जाएगा। उनका बीमार पड़ना भी समाचार बन जाएगा। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि अभी वो शक्तिशाली है। आज के टाइम पर मनमोहन सिंह जी को अगर कुछ होगा तो वो समाचार नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो शक्ति से बाहर है, वो शक्ति से
बाहर है। तो विश्व राजनीति में भी कुछ ऐसा ही है, विश्व राजनीति में भी कुछ ऐसा ही है। जिसके पास ताकत है उसके पास उसी के इर्द गिर्द सब घूमते हैं। एक समय था कि सोवियत संघ के पास भी ताकत थी, तो सोवियत की भी बहुत वैल्यू थी, सोवियत की भी बहुत वैल्यू थी। लेकिन आज के टाइम पे सोवियत खत्म हो चुका है और आज उसकी वो वैल्यू नहीं है। समझ में आई बात? आगे सुनो। किसी भी आम आदमी की तरह हर समूह भी ताकत पाना और कायम रखना चाहता है। हर व्यक्ति ताकत पाना और कायम रखना चाहता है, क्योंकि ताकत एक ऐसी चीज है कि अगर आपके पास रहेगी तो दुनिया आपके अनुसार चलेगी, दुनिया आपके अनुसार चलेगी। समझ में आई बात? आगे सुनो। हम रोजाना बात करते हैं कि फला आदमी ताकतवर होता जा रहा है या ताकतवर बनने पर तुला हुआ है। विश्व राजनीति में भी विभिन्न देश या देशों के समूह ताकत पाने और कायम रखने की लगातार कोशिश करते हैं। यह ताकत सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में होती है। समझ में आई बात? ये जो ताकत होती है ये इन रूपों में होती है। एक होता है सैन्य प्रभुत्व होता है, एक होता है आर्थिक शक्ति, एक होता है राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त। ये वो तरीके हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति ताकतवर बनता है, जिनके माध्यम से व्यक्ति ताकतवर बनता है या एक राष्ट्र ताकतवर बनता है, एक राष्ट्र ताकतवर बनता है। अब एक बात बताओ, जिसके पास बुद्धि है लेकिन उसके पास बल नहीं है, क्या वो संपूर्ण रूप से ताकतवर नहीं माना जाएगा? तीनों चीजों का हनुमान जी ताकत के प्रतीक क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उनके पास तीनों प्रकार की शक्तियां हैं, बल भी है, बुद्धि भी है और धन भी है। बल बुद्धि विद्या देहि मोहे भरेहु कलेश विकार, ये है हमारे हनुमान जी। हनुमान जी ताकत का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, उनसे बढ़िया ताकत का कोई उदाहरण नहीं है। अगर आप सच में ताकत को समझना चाहते हैं, तो आप सच में प्रभुत्व को समझना चाहते हैं, तो आप हनुमान जी को समझे। हनुमान जी को आप समझ लेंगे तो आप ताकत के वास्तविक अर्थ को समझ लेंगे। तो आज की विश्व राजनीति में अमेरिका उस ताकत को ओन करता है, आपका अमेरिका। ये बात आप जानिए और समझिए। समझ में आई बात? चलिए, तो ये चीज है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। अब आप ताकत के 4 प्रकार हैं। पहला है सैन्य प्रभुत्व, दूसरा है आर्थिक शक्ति, तीसरा है राजनीतिक रुतबा और चौथा है सांस्कृतिक बढ़त। आज के टाइम पे आपको किस देश का फैशन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है? अमेरिकी फैशन आपको सबसे ज्यादा फॉलो होता हुआ दिखाई पड़ता है पूरी दुनिया में। आज के टाइम पे किसके ब्रांड्स खाने में सबसे ज्यादा दमदार प्रभुत्व रखते हैं? अमेरिकी ब्रांड्स, मैकडी, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर, पिज्जा, कोक, ये कहां के ब्रांड हैं? ये सारे के सारे अमेरिकन ब्रांड्स। हमें तो बहुत सारे नाम भी नहीं पता, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अमेरिकन हैं और पूरे विश्व पर उनका दबदबा है, पूरे विश्व पर उनका दबदबा है। और आर्थिक रूप से भी देख लो, आज के टाइम पर हम गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इनसे घिरे पड़े हैं और हम आर्थिक रेवेन्यू जनरेट करके उनको दे रहे हैं। हमारा प्रयोग किए जाने वाले इंटरनेट के माध्यम से कमाई कौन कर रहा है? हमारे प्रयोग किए जाने वाले इंटरनेट के माध्यम से कमाई अमेरिका कर रहा है। समय भी हम देते हैं, पैसा भी हम खर्च करते हैं और कमाई अमेरिका करता है। दिस इज द वे जिसके माध्यम से वो इतना बड़ा आर्थिक ताकत बना पड़ा है। समझ में आई बात? अमेज़न से सामान हम मंगाते हैं, कमाई वो करता है। अमेज़न से सामान हम मंगाते हैं, कमाई वो करता है। जानो ये चीज, समझो इस चीज को। समझ में आई बात?
कितना कितना सटीक माध्यम बना रखा है उन्होंने अपनी आर्थिक ताकत को मजबूत रखने का। मेहनत आपकी, खर्चा आपका, कमाई मेरी। मेहनत आपकी, खर्चा आपका, कमाई मेरी। सब कुछ आपका है लेकिन कमाई मेरी है। ये है अमेरिका के कमाने का माध्यम। तो इस तरीके से तो आपको मैंने वर्चस्व के तरीके समझा दिए ना कि अगर आपके पास ये 4 चीजें हैं तो आप ताकतवर हैं, आप वर्चस्वशाली हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण भी समझा दिया मैंने। हनुमान जी से बढ़िया ताकत का प्रतीक कोई है ही नहीं। आगे सुनो। इसी कारण अगर हम विश्व राजनीति को समझना चाहें तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना पड़ेगा। अगर हम सच में विश्व राजनीति में ताकत को समझना चाहते हैं तो हमें विश्व राजनीति में ताकत के बंटवारे को समझना पड़ेगा। ताकत के बंटवारे को समझना पड़ेगा। बिना हम ताकत के बंटवारे को समझे हम वास्तविक रूप में वर्चस्व को नहीं समझ सकते। वर्चस्व को हम नहीं समझ सकते हैं। अगर हम यथार्थ रूप में वर्चस्व को समझना चाहते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किसके पास किस प्रकार की ताकत है, किसके पास किस प्रकार की ताकत है और वो अपनी इस ताकत का किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है। वो अपनी इस ताकत का किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है, ये हमारे लिए समझना पड़ेगा। तभी हम वास्तविक रूप में वर्चस्व की राजनीति को समझ पाएंगे, वर्चस्व की राजनीति को समझ पाएंगे। ठीक है, आगे सुनिए। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के समय 2 अलग-अलग गुटों में शामिल देशों के बीच ताकत का बंटवारा था। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ इन 2 अलग-अलग शक्ति केंद्रों के अगुआ थे। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा। जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहेगी, सुनना यहाँ पर, यह वर्चस्व का अर्थ बता रहा है। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बची। अंडरलाइन करो यहां से। जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक महाशक्ति या कहें कि उद्धृत महाशक्ति के दबदबे में हो तो बहुधा इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है। भौतिकी के शब्द ध्रुव का यह एक तरह से भ्रामक प्रयोग है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना ज्यादा उचित होता है। जब विश्व राजनीति में या जब समाज में कोई एक व्यक्ति ताकतवर बन जाए तो हम उसे सबसे बेहतर शब्द से अगर हम डोनेट करना चाहें तो उसके लिए सबसे बेहतर शब्द क्या है? वर्चस्व। जब उसकी शक्ति के आगे किसी की कोई शक्ति नहीं बची है तो हम उस शक्ति को क्या कहेंगे? वर्चस्व कहेंगे। तो अमेरिका का आज के समय में कुछ वैसा ही वर्चस्व है। समझ में आई बात? उसके माध्यम से वो पूरी दुनिया को चला रहा है और पूरी दुनिया उसके अनुसार चल रही है। वो दुनिया को चला रहा है और पूरी दुनिया उसके अनुसार चल रही है, या कहिए चलने के लिए मजबूर है। उनके पास विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आधारभूत ढांचे में अमेरिका के तत्वों को शामिल कर लिया है। और अगर आप अमेरिका के तत्वों को छोड़ेंगे तो आप अपने देश को तोड़ बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके तत्वों को अपनी जड़ में जमाया है, अपनी जड़ में जमा लिया है। और जड़ में जमाने का अर्थ क्या है कि अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहेंगे तो आपको अपना पूरा पेड़ ही उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। समझ में? आप बहुत पीछे हो जाएंगे, तो इस बात को समझिए। अब हम चल रहे हैं वर्चस्व के प्रकारों को समझने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया ये अभी प्रकार कितने हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको उनको और विस्तार से समझाऊंगा और बहुत ही विस्तार से समझाऊंगा आपको वर्चस्व के प्रकारों को। वर्चस्व के
प्रकारों को, ये बात आप समझिएगा बहुत ध्यान से। तो सबसे पहला है वर्चस्व का प्रकार कौन सा? वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में, सैन्य शक्ति के अर्थ में सबसे पहले हम समझेंगे सैन्य शक्ति के अर्थ में वर्चस्व। सैन्य शक्ति के अर्थ में वर्चस्व क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, और अमेरिका ने ये सैन्य शक्ति वाला वर्चस्व किस प्रकार से कायम किया हुआ है विश्व पर, किस प्रकार से कायम किया हुआ है विश्व पर, ये हम चल रहे हैं समझने, ये हम चल रहे हैं विस्तार से समझने। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं अमेरिका के सैनिक वर्चस्व के संबंध में। हेगेमनी, हेगेमनी शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में, ये जो हेगेमनी शब्द है, इस शब्द का उद्भव कहां से हुआ है? यूनान से हुआ है। आपने सेल्यूकस निकेटस, आपने उनका सिकंदर का नाम सुना है? अलेक्जेंडर, सिकंदर कहां से था? सिकंदर यूनान से था, यूनान का राजा था, ठीक है। पूरी दुनिया को जीता था भारत के अलावा, पूरी दुनिया को जीता था ना। जब तो यही बात है, जब उसने पूरी दुनिया को जीता तो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन रहा? अलेक्जेंडर। या कहिए कि आपका, अरे नाम याद नहीं आ रहा हिंदी में, क्या नाम बता? सिकंदर, आपका सिकंदर है ना। तो सिकंदर, इसका मतलब पूरी दुनिया पर सिकंदर का वर्चस्व था। तो वहीं से ये शब्द उठा, पैदा हुआ है हेगेमनी। इंग्लिश में इसे हेगेमनी कहते हैं और हिंदी में इसे वर्चस्व कहते हैं। सुनना ध्यान से इसको। हेगेमनी शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में इस शब्द से किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है कि हाँ, एक ही सत्ता का एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर राज है, एक ही सत्ता का बहुत बड़े क्षेत्रफल पे राज है। तो उस शब्द को, उस स्थिति को परिभाषित करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? हेगेमनी। एक लंबे क्षेत्रफल पर स्थापित सत्ता को, एक लंबे क्षेत्रफल पर स्थापित सत्ता को परिभाषित करने के लिए जो शब्द प्रयोग होता है उस शब्द को कहते हैं हेगेमनी। उस शब्द को क्या कहते हैं? हेगेमनी या वर्चस्व। मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथिस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार हेगेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बुनावट और तौल से है। हेगेमनी से ध्वनित सैन्य प्रबल्य का यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। जो एक समय में हेगेमनी शब्द का प्रयोग एथिस की सैन्य ताकत को बताने के लिए प्रयोग किया जाता था, आज उसी शब्द का प्रयोग अमेरिका की ताकत को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ आज वैसे ही सैन्य ताकत अमेरिका की भी है जो एक समय प्राचीन यूनान में एथिस की थी। प्राचीन यूनान में एथिस की थी, वो ही ताकत आज विश्व राजनीति में अमेरिका की है, विश्व पटल पर अमेरिका की है। अमेरिका की सैन्य ताकत का कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। जिस प्रकार की आधुनिक तकनीक अमेरिका की सेना के पास है, उतनी आधुनिक तकनीक, उतनी अच्छी गुणवत्ता की चीजें दुनिया में किसी भी देश की सेना के पास नहीं है। किसी भी देश की सेना के पास, मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी देश की सेना के पास उतने आधुनिक, अत्याधुनिक और गुणवत्तापूर्ण हथियार या सुविधाएं नहीं है जितनी अत्याधुनिक सुविधाएं और हथियार, वस्त्र, सुविधाएं अमेरिका की सेना के पास हैं। समझ नहीं बात? आगे सुनो। तो जो स्थिति एक समय में प्राचीन यूनान की थी विश्व में, वही स्थिति आज के समय में अमेरिका की है। ठीक। हेगेमनी से ध्वनित सैन्य प्रबल्य का यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। क्या आपको आयशा की याद है? याद है आप सभी को आयशा?
है जतिन, याद है? जिसकी टांग टूटी। हाँ, जिसका सपना क्या था? डॉक्टर बनने का। लेकिन वो एक ठिकाने में थी और सेना आई, उसके ठिकानों पर बमबारी करके चली गई, जिसमें उसका पांव टूट जाता है, जिसमें उसका पांव चला जाता है। याद आ गई? चलो बढ़िया। आयशा की याद है जिसकी एक टांग अमेरिकी हमले में जाती रही। यही है वह सैन्य वर्चस्व जिसने उसकी आत्मा को तो नहीं लेकिन उसके शरीर को जरूर पंगु बना दिया। उसकी आत्मा को, उसके दृढ़ संकल्प को तो पंगु नहीं बना पाया ये, लेकिन उसके शरीर को जरूर पंगु बना। इस वर्चस्व ने कि अमेरिका दुनिया के किसी भी देश पे जाकर हमला कर सकता है और उसको इस चीज की जवाबदेही भी देने की कोई जरूरत नहीं। कोई उससे सवाल ही नहीं पूछ पाता। क्यों नहीं पूछ पाता? क्योंकि सवाल पूछने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर करेज होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। सवाल पूछने के लिए ताकत चाहिए, करेज चाहिए, जो आज की स्थिति में हमारे देश में भी बनी पड़ी है। आज हमारे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सत्ता से सवाल ना करके विपक्ष से सवाल करता है कि आप सत्ता पे सवाल कैसे कर रहे हैं। आप सत्ता पे सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। अरे भाई, विपक्ष का काम है सत्ता से सवाल करना, और सत्ता से सवाल करने का मतलब ये नहीं होता कि कोई देशद्रोही हो जाए। और हमारे देश में तो उल्टा चल रहा है कि सत्ता से सवाल करोगे तो आप देशद्रोही हो, भाजपा से सवाल करोगे तो आप देशद्रोही हो। तो किस बात का लोकतंत्र? जिस लोकतंत्र में सवाल पूछने की आजादी नहीं, वो किस बात का लोकतंत्र? मैं ये जानना चाहता हूं, किस बात के लिए हमने इतनी बड़ी संसद बनाई है? नहीं, जब सवाल पूछने का अधिकार नहीं, जब सवाल पूछने पर मुझे देशद्रोही कह दिया जा रहा है, तो फिर क्या मतलब है इतनी बड़ी संसद का? यही बात अमेरिका के मामले में भी है। अमेरिका से कोई सवाल नहीं कर सकता, लेकिन लोकतंत्र की पैरवी अमेरिका जरूर करता है। वो कहता है मानव अधिकार सबसे पहले है, लेकिन सिर्फ उसके देश के नागरिकों के लिए। उसे दूसरे देश के नागरिकों से कोई मतलब नहीं। वो जाएगा दूसरे देश के नागरिकों की टांग तोड़ देगा बेवजह, कोई दुनिया उससे सवाल नहीं पूछ पाएगी। उनको पता तक नहीं चलेगा। उनको पता तक नहीं चलेगा। सच है, कोई सवाल नहीं करता। सिर्फ क्यों? क्योंकि अमेरिका के सामने बोलने के लिए किसी के अंदर उतना करेज नहीं है। करेज क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका की जो सेना है उतनी अत्याधुनिक, उतनी ताकतवर सेना दुनिया में किसी के पास नहीं। उतना ज्यादा आर्थिक प्रबुद्धता किसी के पास नहीं है। अमेरिका के पास बल भी है, बुद्धि भी है और धन भी है, जो दुनिया में सबके पास एक जैसा नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा, दुनिया का 27% पैसा सिर्फ अमेरिका के पास है। दुनिया का सिर्फ 27% पैसा सिर्फ अमेरिका के पास है। 27% पैसा सिर्फ एक देश के पास है। कितनी बड़ी बात है, समझ में आई बात? आगे सुनो, हमारे देश में भी यही है। हमारे देश में भी सिर्फ 100 लोगों के पास हमारे देश का 20% पैसा है। सिर्फ 100 लोगों के पास हमारे देश का 20% पैसा है। समझ जाओ कि ये जो हमारे देश में आर्थिक असमानता है ये क्यों है। यही बात समझ। आगे सुनो, कहां आ गए थे? अमेरिका की मौजूदा दूसरे देश। अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़ अनूठी, इस अर्थ में कि आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। कहीं भी, किसी भी देश पर, कहीं भी और किसी भी देश पर इतना सटीक कि कोई कहने की बात नहीं। जैसे अर्जुन ने ना
मछली की आंख में तीर मारी थी, सेम वैसे ही वाला, सेम वैसे ही वाला, इतना सटीक निशाना कर सकता है, जिसको चाहे उसके घर से उठा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया का डाटा उसके पास है। आज के टाइम पर हर व्यक्ति व्हाट्सएप पर है और हर व्यक्ति फेसबुक या इंस्टाग्राम पर है ही है, स्नैपचैट पर है। तो उसके पास दुनिया के 70% लोगों का डाटा है, 70% लोगों जो फेसबुक इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप तो आज के समय में बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति भी यूज कर रहे हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है। समझ में बात? और अपनी डीपी लगाने का तो सबको शौक है, डीपी तो लगनी चाहिए। तो हर व्यक्ति की पहचान उसके पास उपलब्ध है, हर व्यक्ति की पहचान आज के समय में उसके पास उपलब्ध है, ये बात आप जानो। तो ये है सेना, अमेरिका की सेना की ताकत। आगे सुनो। अनूठी इस अर्थ में कि आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता है उसके पास। अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर वह अपने दुश्मन को उसके घर में ही पंगु बना सकता है। अपनी सेना को खरोच तक ना आने देने से, एक खरोच बिना आए भी वो दुश्मन की सेना को बर्बाद कर सकता है। इतने अत्याधुनिक हथियार है उसके पास, इतने ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाले उसके पास वेपन्स हैं कि अपनी सेना को युद्ध भूमि से कोसों दूर रखते हुए अपनी सेना को एक खरोच आए बिना भी वो दुश्मन की सेना को उसके घर में ही पंगु बना सकता है। अब बताओ कौन लेगा अमेरिका से पंगा लेने का खतरा? कौन लेगा बताओ? कोई भी। किसी की हिम्मत है? किसी की हिम्मत पड़ेगी? नहीं। अब बात समझ में आ रही है कि कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है और हमारी सरकार ने कितने बेदर्दी से इसे हटा दिया, पता नहीं किस लिए। सीबीएसई को पता नहीं क्यों बात हमारे आर्ट स्ट्रीम के बच्चों से ही दिक्कत हो रही है कि वो उनका सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया, उनके ऊपर बहुत बर्डन पड़ रहा है। अरे बच्चा जितना पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा। पढ़ना अच्छी चीज है, इंटरनेट से दूर करो बच्चों को, पढ़ाई से नहीं। पढ़ाई से दूर करने से कोई फायदा नहीं है, समझ नहीं बात? विद्या एक ऐसा धन है जो कभी किसी के लिए भी नुकसानदायक नहीं होता। विद्या एक ऐसा धन है। हमारे देश में तो उल्टा, आज उल्टी नैया बह रही है। एंटरटेनमेंट खूब करो, विद्या जाए पानी में, विद्या जाए पानी में। मनोरंजन ही जीवन का असली सच बन गया है, समझ नहीं बात? तो ये होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश अमेरिका को टक्कर नहीं दे पाएगा। अमेरिका को टक्कर देने के लिए हमें अपने बच्चों को खूब पढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि वो नई नई चीजों की रचना कर सके। और पढ़ाई ऐसी कि उनके अंदर सोचने की क्षमता पैदा हो। वो पढ़ाई नहीं जिसमें वो रट्टू तोता बने, पढ़ाई वो वाली जिसमें उनके अंदर सोचने की क्षमता पैदा हो। और सोचने की क्षमता तभी पैदा होगी जब बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा। तब वो रटेगा नहीं, तब वो सोचेगा कि ये चीज कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही। अब आपको पता चल रहा है ना अमेरिका की ताकतवर होने के पीछे क्या कारण है। अभी मैं आपको सैन्य ताकत समझा रहा हूं, और इस सैन्य ताकत के पीछे कौन सी ताकत है? आर्थिक ताकत है। बिना पैसे के तो आप इतनी रिसर्च, इतने नई नई टेक्नोलॉजी तो बना ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि कुछ भी नया बनाने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और एक्सपेरिमेंट फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं। फेल हुआ तो आपको डिमोटिवेशन आएगा, फिर आप कोशिश करोगे, फिर आप कोशिश करोगे। समझ में बात? थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना है? साइंटिस्ट है। उन्होंने किस चीज का आविष्कार किया? बल्ब। बल्ब हुआ ना,
बल्ब बनाने के लिए कितनी उन्हें फेल होना पड़ा है पता है? बल्ब बनाने के लिए उन्हें कितनी बार फेल होना पड़ा है? 100 बार। 100 बार फेल हुआ है वो व्यक्ति। देखो सटीक तो मुझे भी नहीं पता, 100 बार की, 80 बार की, 50 बार, लेकिन फेल हुआ है तभी वो सक्सेस पाया है। फेलियर अनसक्सेस नहीं है। फेलियर वो रास्ता है जो आपको बताता है कि इस रास्ते पे जाओगे सक्सेस नहीं मिलेगी, इस रास्ते से चलो, हो सकता है सक्सेस मिल जाए, हो सकता है। आपके अंदर संभावना पैदा करता है कि आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए आपको इंकरेज करता है। असफलता सफलता के लिए वो रास्ता पैदा करता है। तो असफलता से घबराना कभी नहीं है। असफलता आपको सफलता तक ले जाएगी, बस आपके अंदर चलने की क्षमता होनी चाहिए। आप रुके नहीं बस असफलता को देखकर। असफलता को देखकर रुकना नहीं है। अब एक बात बताओ, कांग्रेस 1 इलेक्शन, 2 इलेक्शन, 3 इलेक्शन हार गई तो उसने चुनाव लड़ना छोड़ दिया? चुनाव लड़ना छोड़ दिया? नहीं ना, चुनाव तो वो लड़ रहे हैं। राहुल गांधी अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ऐसा तो नहीं है कि वो प्रयास करना उन्होंने बंद कर दिया, नहीं ना? समझ में आई बात? आई बात समझ में कि सफलता, प्रयास ही सफलता की गारंटी है। बैठ जाना सफलता की गारंटी नहीं है। रुक जाना सफलता की गारंटी नहीं है। चलते रहना सफलता की गारंटी है। समझ में आई बात? आगे सुनो और समझो। तो अब आपको अमेरिका की शक्ति का पता चल गया। अमेरिका किसी भी देश को उसके घर में ही पंगु बना सकता है। अपनी सेना को तनिक भी चोट पहुंचाए बिना वो दुश्मन की सेना को बर्बाद कर सकता है। इतनी शक्ति है उसके पास। आगे सुनो। अमेरिकी सैन्य शक्ति का यह अनूठापन अपनी जगह, लेकिन इससे भी ज्यादा विस्मयकारी तथ्य यह है कि आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके पसांग के बराबर भी नहीं है। उसके आसपास भी नहीं टिकते, उसके आसपास भी नहीं टिकते। समझ में आई बात? जितनी ज्यादा बड़ी ताकत अमेरिकी सेना है, उतनी बड़ी ताकत दुनिया में किसी भी देश की सेना है। किसी भी देश की सेना है। समझ में आई बात? पाकिस्तान के लोगों से पूछो कि उनकी सेना क्या दुनिया में सबसे ताकतवर? हाँ बोलेंगे, हाँ हमारी सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है। क्यों? क्योंकि वहां पढ़ाया नहीं जाता ना, उन्हें पढ़ाया ही नहीं जाता कि आप बच्चे हो अभी। अमेरिका जब चाहे आपको बर्बाद कर जाएगा, जितना अभी बर्बाद किया उससे भी ज्यादा बर्बाद कर जाएगा। समझो इस बात को। यथार्थ से परिचय करना बहुत जरूरी है। अपनी खूबियां जानने से ज्यादा अपनी खामियां जानना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप अपनी खामियां नहीं जानेंगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। खामियां जानोगे, खामियों को दूर करोगे, तभी आगे बढ़ोगे। खामियों के साथ कोई आगे नहीं बढ़ सकता कि आप बस अपनी अच्छाइयां जान ले आप आगे बढ़ रहे हैं, कभी नहीं। खामियां जानो, खामियों पर काम करो, खामियों को दूर करो और आगे बढ़ो। इस चीज का सबसे विकट उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है। सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण। अमेरिका ने अपनी खामियां, अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपनी खामियां ढूंढने के लिए भी लोगों को पैसा देता है। अमेरिका की कंपनियां गूगल, फेसबुक अपनी खामियां निकलवाने के लिए भी लोगों को पैसा देती हैं, जिससे कि उन्हें अपनी गलतियों का पता चल सके और वो उसे सुधार के और अच्छा बना सके। समझ में आई बात? आगे सुनो। अमेरिकी सैन्य अमेरिका से नीचे के कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा अपनी सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमेरिका करता है। अमेरिका के नीचे के जो 12 देश हैं वो जितना कुल खर्च करते हैं उन सभी का जोड़ जितना होता है अपनी सेना पे खर्च का,
उससे कहीं ज्यादा अकेले अमेरिका अपनी देश की सेना पर खर्च करता है। तो अब बताओ ताकतवर सेना किसकी होगी? अमेरिका। स्वाभाविक है, किसकी होगी? अमेरिका की। आई बात समझ? इसके अतिरिक्त पेंटागन अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में अर्थात प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। इस प्रकार अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च सैन्य व्यय नहीं बल्कि उसकी गुणात्मक बढ़त भी है। अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना संभव नहीं है। समझना क्यों? जितना वो सैन्य रिसर्च पर खर्च करता है ना, उतना दुनिया का कोई देश नहीं खर्च करता। अब भाई जब आपके देश में रिसर्च पर खर्च ही नहीं होगा, अनुसंधान पर खर्च ही नहीं होगा, तो आप कैसे नए नए वेपन्स बनाओगे? नए वेपन्स बनाने के लिए रिसर्च पर खर्च होना भी जरूरी है, लेकिन हमारे देश में ये होता नहीं है। हमारे देश में होता है किस पर खर्च? हमारे देश में होता है हथियार खरीदने पर खर्च। हमारे देश में हथियार बनाने पर खर्च नहीं होता। हम हथियार बनाने पे खर्च कम करते हैं, हथियार खरीदने पे ज्यादा खर्च करते हैं। हमें स्कूल कॉलेज बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमें बच्चों को बाहर पढ़ाने में इंटरेस्ट ज्यादा है। हमें लगता है कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे। अगर वैसे जितना हम फंड बाहर पढ़ाने में बच्चों को खर्च कर रहे हैं, उतना ही फंड लगा के हम अगर अपने स्कूल अपने देश में ही वैसे कॉलेज स्कूल्स बना ले तो कोई दिक्कत हो जाएगी? और डेवलप हो जाएगा, है ना? और डेवलप्ड हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में वो चीज नहीं है। हमारे देश में लोग चाहते हैं कि दुनिया में हमारे देश में आर्थिक भेदभाव बना रहे, गरीब और अमीर में अंतर दिखाई पड़ना चाहिए कि मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। एक रील भी देखी होगी आप सबने इंस्टाग्राम पे कि एक व्यक्ति बुलेट पे रहता है और कहता है कि गरीबों और हमें फर्क तभी दिखेगा ना जब उनकी बुलेट साइड लगेगी और हमारी बुलेट चलेगी। करने दो मोदी जी को, जितना पेट्रोल महंगा करना है करने दो, तभी तो अमीर और गरीब में अंतर पता चलेगा ना। ये हमारे समाज की ही हकीकत है। हमारा समाज अपने ही लोगों को नीचे दिखाने में बहादुरी समझता है, पर अमेरिका ऐसा नहीं है। अमेरिका ऐसा नहीं है। अमेरिका की जनता ऐसी नहीं है। यही कारण है कि वो इतनी तेजी से आर्थिक प्रोग्रेस कर रहे हैं और हमारा देश उतनी तेजी से आर्थिक प्रोग्रेस नहीं कर रहा। समझ में? क्योंकि हम रिसर्च पर खर्च ही नहीं करते। हम रिसर्च पर खर्च ही नहीं करते, ये सबसे बड़ा कारण है। आगे सुनो। इसमें कोई शक नहीं कि इराक पर अमेरिकी हमले से अमेरिका की कुछ कमजोरियां उजागर हुई हैं। अमेरिका इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुका पाने में सफल नहीं हुआ। बहरहाल अमेरिका की कमजोरी को पूरी तरीके से समझने के लिए हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्यों जीतने, अपरोध करने, दंड देने और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए किया है। इराक के उदाहरण से प्रकट है कि अमेरिका की विजय क्षमता विकट है। इसी तरह अवरुद्ध करने और दंड देने की भी उसकी क्षमता स्वतः सिद्ध है। अमेरिकी सैन्य क्षमता की कमजोरी सिर्फ एक बात में जाहिर हुई है, वह अपने अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था नहीं बहाल कर पाया है। देखो, दुनिया में कभी भी सेना की शक्ति का प्रयोग सिर्फ 4 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है जीतने के लिए। सेना का पहला उद्देश्य होता है जीतना, दूसरा होता है लोगों को डराना, तीसरा होता है दंड देना और चौथा होता है कानून व्यवस्था बनाना। 3 चीजों में तो अमेरिका सबका बाप है, लेकिन चौथी चीज में कमजोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि चौथी चीज में सेना
से ही काम नहीं चलेगा, जनता के भी सहयोग चाहिए। और किसी भी देश की जनता दूसरे देश की सेना को सम्मान की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से नहीं देगी, जिस कारण से वो देश की जनता उस देश की सेना को सहयोग नहीं करती। इसीलिए इराक वाले मामले में अमेरिका कानून व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाता, समझ लो। इसीलिए इस मामले में अमेरिका कमजोर पड़ जाता है, आगे बढ़ूं कि आज यहीं तक खत्म कर देते हैं? जैसा आपका। ठीक है, आज यहीं कर देते हैं खत्म, ठीक। और ये देख लेना, ये वो 12 देश हैं अमेरिका के अलावा जो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। अमेरिका के बाद यहाँ 15 देशों का डाटा दिया गया है, ठीक है। चीन है, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा चीन खर्च करता है, फिर रूस करता है, फिर सऊदी अरब करता है, फिर ग्रेट ब्रिटेन करता है, फिर भारत करता है, जापान करता है, फ्रांस करता है, जर्मनी करता है, दक्षिण कोरिया करता है, फिर ऑस्ट्रेलिया करता है, ब्राजील करता है, इटली करता है, इजराइल करता है, इराक करता है। इसमें तो कहीं पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। पाकिस्तान की जनता चिल्लाती है हमारी सेना सबसे अच्छी, हमारी सेना सबसे अच्छी। कैसे सबसे अच्छी भाई? देखो, हकीकत देखो, तुम कुछ है ही नहीं। 2017 का डाटा है, समझ में? 2017 का अब तो उसके बाद से तो उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर ही होती गई है। वो तो गरीबी के गर्द में घुसते ही चले गए। भारत से आगे आ गया। भारत तो उनसे बहुत आगे, समझ गए? तो आज हमने समझ लिया अमेरिका का सैन्य प्रभुत्व। आज हमने क्या समझा? अमेरिका का सैन्य प्रभुत्व। अब अगली क्लास में हम समझेंगे अमेरिका का आर्थिक प्रभुत्व, ढांचागत प्रभुत्व। देखो, किसी भी देश की ताकत की नींव उसके पास पैसा होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर आप पूंजीवादी व्यवस्था में रह रहे हैं तो पूंजीवादी व्यवस्था का आधार पैसा होता है। और अगर आपके पास बेशुमार पैसा है तो आपकी ताकत की कोई सीमाएं नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।